दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम न्यूज टुडे के नाम से जो करंट अफेयर्स विज़न आईएएस के द्वारा निकाला जाता है उसका कंपाइलेशन मैं कराने वाला हूं और ये 24 जुलाई 2022 से संबंधित है। तो दोस्तों ये उन्हीं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला खबर क्या है। तो देखिए सबसे पहले चर्चित जगह है अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले मैप में आप देख लीजिए कि अर्जेंटीना कहाँ पे पड़ता है। तो देखिए मैप अगर आप देखें तो यहाँ पे साउथ अमेरिका का एरिया जो है वो अर्जेंटीना का पड़ता है। अब अर्जेंटीना से जो टच होते हुए कंट्रीज़ हैं उनका नाम समझते हैं हम लोग। तो देखिए इस साइड ये वाली कंट्री जो है, ये वाली कंट्री ये चिली है। चिली इधर टच करती है। यहाँ पे देखिए उरुग्वे पड़ता है, यहाँ पे देखिए ब्राज़ील पड़ता है, यहाँ पे देखिए पैराग्वे पड़ता है, यहाँ पे देखिए बोलिविया पड़ता है। तो ये सब जो कंट्रीज़ है ये इनकी पड़ोसी देश कह सकते हैं आप, पड़ोसी कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ है। आइए अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में ये इसीलिए रहा क्योंकि हाल ही में ब्यूनस आयर्स जो इसका शहर है उसमें स्कूलों में लैंगिक समावेशी भाषा के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। स्थिति और सीमाएं इनकी देख लेते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया है। इनकी सीमाएं देखिए, चिली पश्चिम में चिली से, बोलिविया उत्तर पश्चिम में, पराग्वे से उत्तर में, ब्राज़ील से पूर्वोत्तर में और उरुग्वे से पूर्व में लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया वही लोकेशन यहाँ पे भी बताया गया है। अगला है, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर पूर्व से घिरा हुआ है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में पूर्व से देखिए, पूर्व में देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर है। देखिए ये हमारा पड़ता है पूर्व। तो देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, वो भी दक्षिण का अटलांटिक महासागर पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे पड़ता है, नीचे इनका लोकेशन है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड भी पड़ता है, फॉकलैंड आइलैंड पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये वाला हो गया था, यह फॉकलैंड द्वीप समूह जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, ये चीज़ याद रखना है आपको। भौगोलिक विशेषता इसकी क्या है, यह 4 क्षेत्र में विभाजित है, एंडीज, नॉर्थ, पम्पास और पेटागोनिया, ये 4 क्षेत्र हैं इसके। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे सेरो एकांक गुआ नाम का एक पर्वत है, ये सबसे ऊंचा है। सबसे लंबी नदी यहाँ की पराना नदी है, सबसे लंबी है। मरुस्थल यहाँ पे पेटागोनिया मरुस्थल पड़ता है, इसे पेटागोनिया स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। अब देखिए पहला जो खबर आता है वो ये है कि म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट, जिसको हम लोग मिस्ट कह सकते हैं, सबमरीन केबल सिस्टम लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिस्ट में हो जाता है आपका म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए ये खबरों में क्यों रहा, देखिए वन मंत्रालय के तहत गठित एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी देने की सिफारिश की है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये वन मंत्रालय ने ऐसी सिफारिश की है। आगे देखते हैं, देखिए यही होता है केबल जिसकी बात कर रहे हैं, यही इसी केबल की बात की जा रही है। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो यही केबल लगाने की बात की जा रही है। ये केबल जो है उसकी लंबाई 8100 किलोमीटर होगी। मिस्ट जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल संचार नेटवर्क है। यह एशिया में सुरक्षित, विश्वसनीय, मजबूत और किफ़ायती दूरसंचार सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। इसके तहत मुख्य ट्रक रूट तुआस, देखिए मुख्य ट्रक रूट की बात करें तो तुआस जो सिंगापुर है वहाँ से लेकर बम्बई तक इसको जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे ये केबल जो है मुंबई से लेकर देखिए सिंगापुर तक के बीच में है। यहाँ पे देखिए बीच में चेन्नई भी पड़ता है हमारा, बीच में म्यांमार यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे थाईलैंड पड़ता है, मलेशिया पड़ता है। तो इस तरीके से ये केबल लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा लोकेशन याद रखना है, मुंबई और चेन्नई इंडिया का पड़ता है, बाकी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर भी इसमें पड़ते हैं। अब देखिए सबमरीन केबल जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का उपयोग करेगा। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक लगी हुई है। इसमें केबल में एक छोर पर लेजर और दूसरे छोर पर रिसेप्टर होगा। देखिए मैंने आपको दिखाया भी है इमेज में, देखिए इस साइड ये लेजर लगा हुआ है, दूसरे साइड में इसके रिसेप्टर लगा होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको।
लेजर द्वारा पतले ग्लास फाइबर के माध्यम से अत्यधिक उच्च गति पर प्रकाश पुंज मतलब बीम ऑफ लाइट की दूसरे छोर पर स्थित रिसेप्टर तक भेजा जाएगा। रिसेप्टर तक बीम ऑफ लाइट से भेजा जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लेजर द्वारा पतले ग्लास फाइबर के माध्यम से, देखिए ग्लास फाइबर पतला होगा, उसके माध्यम से अत्यधिक उच्च गति पर प्रकाश पुंज मतलब बीम ऑफ लाइट से दूसरे छोर पर स्थित रिसेप्टर तक भेजा जाएगा। लेज़र को रिसेप्टर तक भेजा जाएगा बीम एक पतले उसके थ्रू। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो खबर है वो सेरोटोनिन से संबंधित है। सेरोटोनिन एक प्रकार की न्यूरोट्रांसमीटर है। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार से सेरोटोनिन है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, यह एक ऐसा रसायन है, सेरोटोनिन एक ऐसा रसायन है जो संचार के लिए संदेशों या संकेतों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में संचारित करता है। तो ध्यान रखना है, ये एक संकेतों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजता है, ट्रांसमिट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यह मनोदशा, नींद, भूख, दैनिक कामकाज के अन्य पहलुओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। दशकों से मस्तिष्क में सेरोटोनिन की कम मात्रा को व्यापक रूप से अवसाद के लिए जिम्मेदार माना गया है। अवसाद का मतलब आपको पता ही होगा, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन के लिए। मस्तिष्क में जो सेरोटोनिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो इससे डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। अगला है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, जिसको SSRI कहते हैं, अस्थायी रूप से मस्तिष्क में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाता है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, सेरोटोनिन की मात्रा कौन बढ़ाता है? तो SSRI, जिसको हम लोग सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर कहते हैं, यही मात्रा बढ़ाता है सेरोटोनिन की। SSRI को एंटीप्रेसेंट्स, जिसको अवसाद रोधी के रूप में जाना जाता है। SSRI को मतलब डिप्रेशन की जब भी बीमारी होती है तो यही चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। अब शोधकर्ताओं को एक और जानकारी मिल गई है कि सेरोटोनिन की कम मात्रा अवसाद के लिए जिम्मेदार है। इस संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य मौजूद लेकिन अभी भी नहीं है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा सेरोटोनिन के बारे में आपको। अब अगला देखते हैं मोनार्क तितली। देखिए ये भी चर्चा में है, मोनार्क तितली। पिक्चर आप देख लीजिए जिससे याद करने में आसानी होगी। देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय IUCN ने पहली बार प्रवासी मोनार्क तितली को संकटपन्न प्रजातियों की लाल सूची मतलब रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। IUCN ने इसे एक सूची एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है, मतलब कि ये विलुप्त होने के कगार पे एंडेंजर्ड है। यह विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तितलियों में से एक है। उत्तरी अमेरिका में लाखों मोनार्क तितलियां सबसे लंबा प्रवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका इनका सबसे लंबा प्रवास रहता है। यह प्रवास विज्ञान में ज्ञात किसी भी कीट प्रजाति द्वारा किए जाने वाले प्रयास की तुलना में बहुत अधिक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है मोनार्क तितली। अब काली बोई, देखिए काली बेई जो है एक नदी है और ये नदी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस नदी में बहुत ज़्यादा ही कुछ पॉल्यूशन हो गया जिसकी वजह से ये नदी काली हो गई है, इसीलिए इसका नाम काली नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसीलिए ये आजकल चर्चा में है। और यहाँ पे कुछ मतलब कि यहाँ पे मुख्यमंत्री गए थे जिसकी वजह से ये चर्चाओं में रहा है। तो देखिए यह एक छोटी नदी है, काली बेई जो है ये एक छोटी नदी है, 165 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। देख लीजिए यहाँ से, देखिए कितना गंदा हो गया है ये रिवर, जिसकी वजह से यहाँ इसका पानी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। यह पंजाब के 4 जिलों में से बहती है। ये पंजाब के 4 जिलों में से बहती है। यह कपूरथला में ब्यास एवं सतलुज नदियों के संगम में मिलती है। कपूरथला में ये ब्यास और सतलुज नदियों के संगम में मिल जाती है। यह नदी एक छोटी धारा के रूप में बहती है। यह नदी में अवशिष्ट जल के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से औद्योगिकी अवशिष्ट भी प्रवाहित होता है। देखिए नदी को गंदा होने का यही कारण है सबसे ज़्यादा कि अवशिष्ट जल तो प्रवाहित होता ही है, इसके साथ साथ औद्योगिक अवशिष्ट भी इसमें प्रवाहित होता है, जिससे नदी का जल काला हो गया है। इसलिए इसका नाम काली बोई या फिर काली नदी रखा गया है। तो इसीलिए ये वाला चर्चा में रहा था काफ़ी ज़्यादा। और इसको ये पंजाब में बहती है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए एक नई परियोजना के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है।
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसको KLIS के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसकी लंबाई देख लीजिए, 1832 किलोमीटर है, 19 रिजर्वायर है, 141 TMC स्टोरिंग कैपेसिटी है। स्टोरिंग कैपेसिटी ध्यान रखेंगे 141 TMC है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तेलंगाना से संबंधित परियोजना है और इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है वो 4992.47 मेगावाट की इसमें एनर्जी को बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने KLIS, जिसको हम लोग देखिए एक बार नाम इसका पढ़ लीजिए, KLIS का मतलब कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो जल शक्ति मंत्रालय ने कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत शामिल होने की योग्यता नहीं है, ये बोला है केंद्र सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने। इसका कारण यह है कि तेलंगाना ने केंद्र से निवेश संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली है। अब इसमें देखिए KLIS जो है ये परियोजना गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे आप नोट डाउन करते रहिएगा, हर दिन का नोट डाउन करना है आपको, जिससे कि आपके पेपर अच्छे से सारे क्वेश्चन फंस जाए। ये सारे क्वेश्चन जो है द हिंदू से लिए गए हैं। यह कलेश्वरम मतलब तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में एक जगह है कलेश्वरम, वहीं पे ये परियोजना स्थित है। यह परिप्रेक्ष्य योजना का उद्देश्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का उद्देश्य देखिए क्या है, होता है लोगों के लाभ के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय परियोजनाओं को पूरी करने की गति तेज करना, यही है इसका उद्देश्य। ऐसी परियोजनाओं को केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अनुदान सहायता परियोजनाओं की अनुमति लागत 90% होती है। अगला है संथाल जनजाति के बारे में देख लीजिए। क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि अभी नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति अपनी बनी हैं वो संथाल ही जनजाति से संबंध रखती हैं, इसीलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे है, ये स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जनजातीय महिला को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और ये हमारे देश भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। संथाल जनजाति के बारे में अगर हमें जानना है तो देखिए जान लेते हैं इसके बारे में। यह देश में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति समुदाय है। इसकी ज़्यादातर आबादी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में निवास करती है। संथाल जनजाति लोग संथाली भाषा बोलते हैं। अब ये जो संथाली भाषा है ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित है। इनकी जो लिपि है वो ओल चिकी, संथालों की अपनी लिपि है, ओल चिकी लिपि इनकी है। इसे 1925 में डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। ध्यान रखिएगा, इस लिपि को डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। संथालों ने वर्ष 1855 से 56 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संथाल या फिर उसको हूल भी कहा जाता था, चलाया था, हूल विद्रोह। अब यहाँ पे देखिए अगला खबर जो है राजा सरफोजी द्वितीय के बारे में है। राजा सरफोजी और उनके पुत्र शिवाजी ने 19वीं शताब्दी की एक दुर्लभ पेंटिंग का एक अमेरिकी संग्रहालय में होने का पता चला है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अमेरिकी संग्रहालय में इतनी पुरानी दुर्लभ पेंटिंग मिली है इन राजा सरफोजी द्वितीय की। अब यहाँ पे देखिए इस पेंटिंग को तंजावुर के सरस्वती महल से चुराया गया था। राजा सरफोजी द्वितीय भोसले राजवंश के वंशज थे। ये तंजावुर की मराठा रियासत के शासक थे। तंजावुर मराठा वंश की स्थापना छत्रपति शिवाजी के सौतेले भाई व्यंकोजी ने 1875 में किया था। राजा सरफोजी का योगदान देखिए क्या है। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की थी। यह एक अस्पताल था जो सभी प्रकार के रोगियों की देखभाल करता था। इन्होंने नेत्र चिकित्सा संबंधी कार्य भी किए थे। अगला देखिए सरफोजी जो थे सरफोजी द्वितीय ने सरकेंद्र वैद्य प्रणाली नामक एक चिकित्सा पुस्तक का संकलन भी किया था। उन्होंने नव विद्या कला निधि शाला की भी स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, नव विद्या कला निधि के माध्यम से। उन्होंने तमिलनाडु में प्रथम प्राणी उद्यान की स्थापना करवाया था। तो यहाँ पे सारे न्यूज़ हमारे कवर अप होते हैं। इतने ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट थे जो कि द हिंदू में निकाले गए थे और उम्मीद करते हैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और क्या चीज़ समझ में नहीं आया ये भी चीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देख